स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिड टर्म में आने वाले लगभग सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाल दिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिजिक्स में मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट अपलोड कर दिए गए हैं। पहली बात तो अगर आपका कोई और चैप्टर भी आ रहा है मिड टर्म में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जैसे कि लास्ट लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट अपलोड किया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि आज मतलब जल्द ही हम लोग एक ऐसा रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आएंगे जहां पे फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। अगेन यहां पे एनसीईआरटी के सवाल नहीं लाने की कोशिश की गई है। मतलब एनसीईआरटी के तो सारे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं ही, एक एक क्वेश्चन करना है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है वो आज हम करने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चंस आपको तब करने होंगे जब आपने मोशन और लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट देख लिया होगा, और आपने चैप्टर ढंग से कर लिया होगा, और आपने एनसीईआरटी के सवाल बना लिए होंगे, है ना। और उसके बाद आपको यहां पे आना है। और आप सबको पता ही है कि ये सारे के सारे दोनों के दोनों चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आपको फॉर्मूले भी ढंग से याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर आपने लेक्चर बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में खोल लिया है तो मुझे लगता है आपको पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर को खोलना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके सामने पहला सवाल आ रहा है, अर्जुन ड्राइव्स अ बाइक टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 4 meter per second in 20 seconds and then applies brake such that the velocity of the bike comes down to 2 meter per second in the next 4 seconds. Calculate the acceleration of the bike in the both cases. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यानी कि केस 1 की अगर बात करूं, तो केस 1 में फर्स्ट केस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? तो फाइनल वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने अपनी बाइक को 4 मीटर पर सेकेंड पे ले गया। और कितने सेकेंड में लेके गया? तो ये काम उसने किया 20 सेकेंड्स के अंदर। तो यहां से हम उसका निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, विच इज आप सबको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो इक्वेशन भी लगाई जा सकती है। उस हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है 4 माइनस 0 अपॉन में 20, विच इज 4/20। 4/20 का मतलब 1/5, जो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब 0.2 देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा आंसर तो मिल गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व तो करेंगे बट हमारा आंसर हमें मिल चुका है। अब केस 2 की अगर बात करूं तो कह रहे हैं कि उसने अब ब्रेक मारा और अपनी वेलोसिटी को 2 कर लिया, लेकिन अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो 0 से 4 तक गया, उसके बाद फर्दर ब्रेक मारा ना, तो अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी उसने ब्रेक मारी है। अब ब्रेक मारी है तो आप सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, है ना भाई। और ये काम उसने किया 4 सेकेंड में, है ना भाई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? v माइनस यू अपॉन में टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 2 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 4 है, और टाइम हमारे पास 4 है, तो ये -2/4 आ जाएगा, विच इज -0.5। माइनस में तो आना ही चाहिए था, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है। और जैसे कि पता ही था कि हमारा आंसर ए आएगा, तो ए आ गया। मतलब जब आप एग्जाम में कर रहे होगे तो सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर से मतलब है, जो कि मिल चुका है। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे मत किया करो, पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, चलो अब अगला सवाल हमारे पास आता है। अच्छा, अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब क्या करो, आप जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर लो और खुद से बनाओ, फिर चेक कर लो, और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस होगी। लेकिन अगर आप पहली बार सवाल बना रहे हो तो एक बार देख लो ढंग से। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अंडर गोज एन एक्सेलरेशन ऑफ, और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद आपको बताना है उसकी एग्जैक्ट स्पीड क्या होगी, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। इस बार मैं काम फर्स्ट इक्वेशन से कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 4 है, और टाइम हमारे पास 2 है।
तो ये आ गया 20 + 4 × 2 8 विच इज 28 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई भाई? 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। डन हो गया जी। चलिए अगला सवाल, विच टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन अ फ्लाइंग बटरफ्लाई। जब एक बटरफ्लाई यानी तितली मुझे वाला गाना याद आ गया, बटरफ्लाई बटर मीम अगर आपने देखा हो। विच टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन अ फ्लाइंग बटरफ्लाई। उड़ती हुई बटरफ्लाई में कौन सा मोशन होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, बटरफ्लाई कोई भी प्रकार का मोशन अचीव कर सकती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उसके पंख देखा जाए तो ऑसिलेशन कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन में भी आ सकती है। तो इसको हम लोग एक प्रकार से रैंडम मोशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ सर्कुलर कर रही हो या लीनियर कर रही हो या ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है जब कोई बड़ी बॉडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करती है ना, आगे जाके पढ़ोगे, बट अभी इसका आंसर रैंडम मोशन है। Which of the following equation explain the relation between position and velocity? मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पोजीशन को और टाइम को आपस में कनेक्ट करती है। सेकेंड वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट यानी सॉरी फर्स्ट वाली इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करती है। सेकेंड इक्वेशन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करती है, और थर्ड वाली इक्वेशन पोजीशन को फाइनल वेलोसिटी से रिलेट करती है। ऐसे ही यहां पे आपको बोला है जो पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से रिलेट करे। पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी का मतलब ऑब्वियस बात है फाइनल वेलोसिटी है। तो अब ये कौन सी इक्वेशन है, इसमें एस और वी दोनों आते हैं। तो अभी बात करी थर्ड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड इक्वेशन में आते हैं, देखो अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा याद दिला रहा हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, क्योंकि ये एक लौती इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी और टाइम दोनों आते हैं। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, है ना, क्योंकि पोजीशन और टाइम को लेके यही इकलौती एक रिलेशन है। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, है ना, वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में ये रिलेशन है। डन है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाता है वो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है उससे, तो ये आंसर मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। डन, चलिए ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। अगेन अगर आपने वन शॉट देखे हैं तो मोशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन में बात हुई थी कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो देखने में, या अगर मान लो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देखो क्वेश्चन करना ही सिर्फ मकसद नहीं है, साथ साथ रिवीजन करना भी मकसद है हमारा। अब अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम होगी। लेट से 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी हो जाएगी लेट से 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी हो जाएगी लेट से 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड जो है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोशन को हम एक्सेलरेटेड बोलते हैं ना भाई। तो भैया सर्कुलर मोशन इकलौता ऐसा मोशन है जो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन होता है, या फिर ऐसा कोई भी और मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही हो। A body moving with constant speed on a straight road, a body moving in a straight path with constant speed, a body moving with constant speed in a circular path, ये आंसर है। A body with constant speed on straight, नहीं, तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाता है। डन है। The displacement covered by seconds hand on radius r on a clock in a clock after one revolution is, ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। सुनो, अगर मेरे पास ये घड़ी है और इस घड़ी में हमारे पास जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, अगर उसका रेडियस आर है, तो आपसे पूछा है कि आधा रेवोल्यूशन बोला है, वन बोला है, इन अ क्लॉक आफ्टर वन रेवोल्यूशन बोला है। तो वन रेवोल्यूशन तो बहुत ही ईजी हो गया, इसका हाफ वाला रेवोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है।
मान लो ये घड़ी है, उसका ये सेकंड वाला हैंड है या मिनट वाला हैंड भी है या आर वाला हैंड भी है, और ये पूरा चक्कर काटता है। अब अगर ये पूरा चक्कर काटेगा तो पूरा चक्कर काट के आप सबको पता है ये घूम के यहां जाएगा, जिसका मतलब है ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे बोला गया है आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो एक पूरा रेवोल्यूशन उसने चला है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हाफ रेवोल्यूशन बोला होता, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दो कि अगर इसी क्वेश्चन में हाफ रेवोल्यूशन बोला होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं। आई होप आपने लिख दिया हो आंसर कि अगर आधा रेवोल्यूशन बोला होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता। हाँ जी, डन है, दे दिया। अब आधे रेवोल्यूशन में क्या ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा, है ना भाई। अगर ये यहां से घूम के यहां आ जाएगा आधे रेवोल्यूशन में, तो ये आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आर। तो हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टिप का डिस्प्लेसमेंट है, टिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर प्लस आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप, तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा, है ना। और पता है भी था जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो आधे चक्कर पे डिस्प्लेसमेंट उसके डायमीटर के ही बराबर हो जाता है। तो ये सवाल काफी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है जी, चलो आओ। If a motorist travels from A to B with speed 40 km per hour and returns with speed 60 km per hour, what is the average velocity या speed? मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसको नहीं याद मैं बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग वेलोसिटी पर चलता है लेकिन डिस्टेंस सेम होता है, तो उसको करने का एक शॉर्ट टेक्निक होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया एक्स डिस्टेंस चल के, है ना, और फिर वो बी से सी भी गया एक्स डिस्टेंस चल के, लेकिन यहां उसकी वेलोसिटी v1 है और यहां उसकी v2 है। या फिर ऐसे भी होता है जो कि इस क्वेश्चन में हुआ है कि वो ए से बी गया, एक्स डिस्टेंस चला v1 वेलोसिटी से, लेकिन वापस भी आया तो वापस भी तो x ही आया होगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है v2। इन शॉर्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग वेलोसिटी पे लेकिन सेम डिस्टेंस चलता है, तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का एक शॉर्ट टेक्निक बताई थी मैंने आपको, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, है ना भाई। और अगर आप हमारे पेड बैच के बच्चे हैं तो इसका तो हमने प्रूफ भी करवाया था आपको कि 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 क्या होता है। अगेन अभी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, बट एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला आप हर वक्त नहीं लगा सकते प्लीज, आधी अधूरी नॉलेज और खतरनाक होती है। मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चला, फिर एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर चला, यहां पे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है और यहां पे उसकी 20, तो फिर इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस चला है लेकिन अलग अलग स्पीड से चला है। इतना समझना है पहले तो, ठीक है। अब v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, v1 है हमारे पास 40 और v2 हमारे पास कितना है भैया 60 है, अपॉन में v1 प्लस v2, तो एक हमारे पास 40 है और एक हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 इंटू 2 अपना 12 आ गया, और 12 इंटू में 4 कितना आ गया हमारे पास 48, है ना भाई। अपॉन में हमारे पास नीचे क्या आ गया 100, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ शॉर्ट तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब दो जर्नी हो, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चला हो, अनइक्वल चला होगा तो ये फॉर्मूला नहीं है, फिर एक ही फॉर्मूला बचता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे भी हम कुछ एक आध क्वेश्चन लाए हैं आज। चलिए, अब बस ट्रेवल्स पुणे टू नागपुर, हाँ ये शायद ये वही सवाल है, आओ देखते हैं। पुणे टू नागपुर गया, राहुल ड्रोव हिज बाइक फॉर 2 hours एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 3 hours एट 70। हाँ, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम के लिए चला है तो डिस्टेंस भी अलग होगा। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना होगा, जब भी आपको ऐसे सवाल हो तो ये तो अलग केस है, लेकिन ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखना है आपके पास एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस मतलब दो जर्नी चला है वो, तो पहले वाले जर्नी के डिस्टेंस को x1 कह देता हूं और दूसरी वाली जर्नी के डिस्टेंस को x2 कह देता हूं।
पहली वाली जर्नी के टाइम को t1 कह देता हूं और दूसरी वाली जर्नी के टाइम को t2 कह देता हूं। अब t1 तो साफ लिख रहा है 2 आवर्स है और t2 जो है वो 3 आवर्स है, लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है? बिल्कुल। अब पहले वाले केस में वेलोसिटी कितनी है? 60 है और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम कितना है? 2 है ना भाई? तो 60 इंटू 2 कितना आ गया? 120 किलोमीटर आ गया सीधा सीधा। सही है क्या? ठीक है। अब यहां पे भी फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो इस वाले केस में वेलोसिटी कितनी है? 70 है और टाइम कितना है? 3 है। तो कितना आ गया? 210 किलोमीटर आ गया। क्या हमारे पास दोनों जर्नी का डिस्टेंस और दोनों जर्नी का टाइम आ गया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर ऐसा है तो हमें अब निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? x1 प्लस x2 और टोटल टाइम मेरे पास क्या? t1 प्लस t2। अब तो ये सवाल कुछ भी नहीं रहा, तो ऊपर आ गया मेरे पास 120 प्लस 210 और टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया? 2 प्लस 5, ओ सॉरी 3। तो ऊपर हमारे पास आ जाता है 330 और नीचे हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है भाई? तो इसको अगर मैं काटता हूं 6 से तो 66 आंसर आ जाता है। 66 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले से काफी अलग है क्योंकि आपको हर एक जर्नी का यहाँ पे टाइम और स्पीड दे रखा था और हमने पहले हर एक जर्नी का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हमने टाइम दे ही रखा था, एवरेज स्पीड का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया। तो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। फिर बोलूंगा अगर आप चैप्टर पहले कर चुके हो तो हर एक सवाल पे रुको बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है, खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो। ठीक है जी? चलो अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। अब बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ करवाता हूं, फिर आगे जाके थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि ऐसे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और बेसिक चीज है, आपको स्टेटमेंट्स लिख के साथ काम करना है। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ करवाता हूं। देखो, a car is moving with speed 90 km per hour. The driver sees a road sign stating that there is a block on the road in 1 kilometer. He applies the brake to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far before the block the car stops. आपको बताना है ब्लॉक से कितना दूर वो गाड़ी रुकेगी। ये सवाल एक्चुअली में बहुत प्यारा है। पहले एनालाइज करो, ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना? यहां पे ना रोड ब्लॉक हो रखी है, ये रोड ब्लॉक हो रखी है और जो भाई साहब है हमारे, जब वो इस रोड ब्लॉक से 1 किलोमीटर दूर होते हैं, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर दूर होते हैं, तो वो ब्लॉक, आगे रोड ब्लॉक है, इसका साइन देख लेते हैं। अब वो कितने पे थे तब? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि बाकी सारा डेटा 90 किलोमीटर पर आवर है, बाकी सारा डेटा मीटर पर सेकेंड में, वैसे भी एसआई में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? तो आपको याद होगा 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 9 से तो ये आता है और ये आता है, इसको इससे काटता हूं तो हमारे पास 5 तो 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब ऑब्वियसली बात है ब्रेक मारना है, रुकना है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बस आपको इतनी स्टेटमेंट्स के साथ। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार का एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होना भी चाहिए क्योंकि ब्रेक मारी है भैया, तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है अब ये तो ऑब्वियस है कि हमें ब्लॉक से पहले रुकना है। अब मान लो वो यहां जाके रुक जाता है ब्रेक मार के, तो आपको बताना है कि कितने दूरी पे जाके वो रुका, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना। ठीक है? तो पहले आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो गाड़ी ने ब्रेक मार के चला है, समझ रहे हो? ब्रेक मारने के बाद गाड़ी ने एस चला है, टोटल दूरी 1000 थी, तो कितनी दूरी पे वो जाके रुका होगा, तो यानी कि आपको निकालना है एस। तो मेरे पास v है, u है, a और s निकालना है, तो ऑब्वियस से बात है थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, तो v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 25 का स्क्वायर है, 2 मेरे पास 2 है, ए मेरे पास -0.5 है और इनटू में एस है, तो ये आ गया मेरे पास 625, ये आ गया 1, तो एस की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा आ जाती है 625 मीटर। अब सुनो, यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। कार ने जो डिस्टेंस चला वो 625 मीटर है, बट आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था हाउ फार बिफोर द ब्लॉक द कार स्टॉप्स, तो हेंस द कार स्टॉप्स एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगी भाई वो 1000 माइनस 625। अब 1000 माइनस 625 हो गया 375, 375 मीटर पे गाड़ी जाके रुक जाएगी। तो ये सवाल मैंने बहुत ज्यादा देर लगा के करा है, पूरा आपको स्टेटमेंट के साथ करवाया। जब आप इसे एग्जाम में कर रहे होंगे तो ऐसे ही करना होगा, लेकिन अभी मैंने इसको हाँ आपको थोड़ा शॉर्ट एक स्टेटमेंट के साथ करा, लेकिन आगे के सवाल हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। डन है, और ये सवाल भी अच्छा है, डायग्राम की लोड नहीं है एग्जाम में बनाने की, समझाने के लिए बनाया है। चलिए अगेन वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को बनाने की कोशिश करो। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी, स्टेटमेंट आएंगी, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। हमने एक पत्थर को ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से फेंका। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज एक्सेलरेशन। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज, बेटा देखो कमेंट सेक्शन प्यारा कर दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ एक्सेलरेशन को प्लस में लूंगा या माइनस में लूंगा। हाँ जी, एक्सेलरेशन जो है इसको प्लस में लिया जाएगा या माइनस में लिया जाएगा, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन को प्लस में लिया जाएगा या माइनस में लिया जाएगा? एक्सेलरेशन किस में लेना होगा हमें, प्लस या माइनस? हाँ जी, तो आंसर है माइनस में लेना होगा। क्यों माइनस में लेना होगा? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है ना, और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचती है। जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन माइनस में ही होता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, और लिखा भी हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले पार्ट में बोला है हाउ मच टाइम विल द स्टोन टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जब भी कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे जाती है और फेंकी जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। जैसे मैंने इसको फेंका, अब ये धीरे धीरे ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी कम हुई, फिर रुका, फिर ये नीचे आया, तो इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हाउ मच टाइम, यानी आपको टाइम निकालना है ए पार्ट में, हम ए पार्ट कर रहे हैं अभी। तो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन -10 है, यहां से टाइम की वैल्यू हमारे पास 0.5 सेकेंड आ जाएगी प्लस में, है ना, वो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट आएगी हेंस इट विल टेक 0.5 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। प्लीज स्टेटमेंट के साथ काम करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला, ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट अटेन, आपको ये भी निकालना है कि वो कितनी हाइट बोले तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब इसके लिए आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो और थर्ड भी, आपके पास सारा डेटा है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लगा देता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 0.5 था, 0.5 था, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास -10 है और टाइम हमारे पास 0.5 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5, माइनस आएगा ये 5 इंटू में 0.25, है ना, मैथ्स है। तो ये आ गया 2.5 माइनस, अब मैं 0.25 को 5 से करूंगा तो ये आ जाता है हमारे पास 1.25, सही कह रहा हूं, 1.25 आता है। अब 1.25 में से 2.5 में से 1.25 जाएंगे तो 1.25 मीटर। फिर लास्ट में स्टेटमेंट आएगी कि हेंस द बॉल विल अचीव हाइट ऑफ 1.25 मीटर, ऐसे करके आ जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव की तरह करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह करें। अभी मोशन चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन के भी सवाल है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए जी, ये आपको सबको पता है, हर बार की तरह प्यारे सवाल हैं, एग्जाम में आते हैं। आओ शुरू करें, ऐसा करते हैं। अगेन इसके ABCD पार्ट है, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड हो जाता हूं, प्लीज यहां पॉज कर लो और इन सवालों को बनाओ। डन है, चलो आओ।
स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अ कार स्टार्ट इट्स मोशन होगा आफ्टर 1 सेकेंड। आप देख सकते हो सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि यहां से, यानी कि अभी तक हमने जनरली जो ग्राफ पढ़े हैं वो यहां से या यहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये ग्राफ में थोड़ा सा अलग क्या है कि ये ग्राफ की शुरुआत 1 सेकेंड के बाद हुई है। 0 से 1 वो मूव ही नहीं हुआ था, है ना, उसकी वेलोसिटी जीरो थी। एंड देन अप्लाइज ब्रेक फॉर सम टाइम एंड अटेन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारा ग्राफ आपको दे रखा है। तो आपसे अलग अलग सवाल पूछे, जैसे कि ए पार्ट में आपसे पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम बी टू सी। आपको बी से सी बताना है, क्या बी से सी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मोशन कौन सा होता है? यस, यूनिफॉर्म मोशन होता है। वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन होता है, एट रेस्ट नहीं। आप में से कुछ बच्चों ने रेस्ट बोला होगा, सर आपको कैसे पता? अरे भैया 16 साल से पढ़ा रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एट रेस्ट बोल दिया होगा इसको, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड का मतलब है 6 से लेके 8 में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना भाई। हमें स्लोप निकालना है और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। तो हमें यहां के लिए काम करना है, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन हमें 6 से 8 तक के लिए काम करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप का हाइट अपॉन बेस। तो यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है? 8 से शुरू हो रहा है और 12 पे जा रहा है, तो 4 इसकी हाइट हो गई, और बेस 6 से लेके 8 यानी 2 है, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड बाय द कार। 6 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो भैया डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, तो क्या पहली बात तो डिस्टेंस के लिए हमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना होगा। यस, अब 6 सेकेंड तक एरिया, तो क्या 6 सेकेंड तक मतलब यहां तक, तो ये हमें काम करना है, तो यहां तक हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको ये ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड पैरेलल ये है ना, एक साइड पैरेलल ये है, सॉरी माय बैड, एक साइड पैरेलल ये है और एक ये है पूरी, है ना। तो ये वाली जो साइड है वो 4 से 6 है, यानी कि 2 है, प्लस ये वाली जो साइड है वो 1 से 6 है। यहां पे ज्यादातर बच्चे गलती 6 कर देंगे, बट ये 0 से होता तो 6 होता, बट ये 1 से 6 है, तो 1 से 6 में जाएंगे तो 5 आ जाएगा। इनटू में हाइट क्या होता है? कितना ऊपर है, विच इज 8, तो 8 ऊपर है। ये इसको इससे काटा 4 आ गया, 5 और 2 होता है हमारे पास 7, तो 7 इंटू में 4 आ जाएगा, विच इज 28, तो 28 मीटर आ जाएगा। दोबारा चेक कर लें, इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, 7 4 28 मीटर आ गया। ठीक है जी। या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पूरा एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देना। यहां तक तो हमने निकाल ही दिया, देखो यहां तक तो निकाल ही दिया। अब इस वाले ट्रेपीजियम का भी आपको ऐड करिए, हटा रहा हूं मैं सब, लेकिन यहां तक का तो निकाल ही दिया। अब ये भी एक ट्रेपीजियम है, उसमें ये ऐड कर देना, तो वही है बात, है ना भाई। वैसे भी और पार्ट में है, आप एग्जाम में करके आओगे मुझे लगता है यही वाला ही करोगे, नीचे वाला क्यों करोगे? बिकॉज 6 तक निकालना और पूरे निकालने में तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने, कोई भी ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाला क्यों करेगा। डन है, चलो ठीक है। तो यहां तक हमारे मोशन के क्वेश्चन शुरू हुए। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जितने क्वेश्चन कराएं उनको दोबारा से गो थ्रू करो, फिर लॉज ऑफ मोशन के सवालों पे आता है खटाक से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉज ऑफ मोशन के सवालों को बनाते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, व्हेन द नेट फोर्स दैट, अगेन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली बात तो क्लियर कर लेते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले ही आए। एक मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, एक फोर्स का आया मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक और ही फोर्स का आया चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो यही 3 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर है। बट हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करने में कभी कभार या बहुत बार मोशन के भी कंसेप्ट लगते हैं। जैसे अभी ये तो बहुत बेसिक सा सवाल लग रहा है, एक नेट फोर्स जो कि एक हॉकी पक पे लग रही है, यानी एक 10 न्यूटन की फोर्स हमने बेसिकली अप्लाई की, जो एक्सेलरेशन हमें वहां पे मिला वो मिला 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपको मास निकालना है,
बहुत बेसिक सा सवाल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू में एक आध नंबर का सवाल छाया रहता है। तो फोर्स हमारे पास 10 है, मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 50 है, 50। तो यहां से सब कुछ SI में ही है, तो 10/50 आ गया, विच इज 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2 kg, 1/5 का मतलब होता है 0.2 kg। तो हमारे पास ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। बहुत बेसिक सा सवाल था। एन एथलीट कैन टेक अ लॉन्गर जंप इफ ही कम्स रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट व्हेन ही जंप सडनली। अगर मैं आपको बोलूं कि छलांग मारो, या फिर मैं बोलूं दूर से भाग के आके छलांग मारो, जब आप भाग के आके छलांग मारोगे तो ज्यादा लंबी और दूर छलांग मार पाओगे। इसका कारण है, आपको पता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि जब आप भागते हुए आते हो तो आपके पास एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है जो आपको और ज्यादा आगे ले जाने में मदद करता है ना भाई। बिल्कुल, इनर्शिया ऑफ पोजीशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो हो ही नहीं सकता, और डायरेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अ हैमर ऑफ मास, एक हैमर है जिसका मास 50 ग्राम्स है। आई होप आपको ग्राम पसंद नहीं है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 केजी जो है वो आंसर आ जाएगा। मूविंग एट, कितने से मूव कर रहा है भैया, 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, और वो रुक गई। रुक गई तो मतलब देखो हुआ क्या, आपने हथौड़ा मारा, अब हथौड़ा जब गया तो एक सर्टन वेलोसिटी जा रहा था, वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो कील पे जाकर टकराया, रुक गया कील, और हथौड़ा भी रुक गया, और वो वेलोसिटी वापस से जीरो हो गई। हथौड़ा गया, रुक गया, तो हथौड़े की वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन ये काम बहुत ही कम समय में हुआ, विच इज 0.01 सेकेंड, बहुत ही कम समय में। तो आपको इस पूरे समय के लिए फोर्स निकालनी है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमको फर्स्ट चैप्टर भी लगता है। देखो, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है, हम सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू में एक्सेलरेशन। हमारे पास मास तो है, लेकिन क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर मैं क्या निकाल लूं, एक्सेलरेशन निकाल लूं पहले, तो यहां वैल्यू पुट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास v माइनस यू बाई टी होता है। तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर का हिस्सा हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, और टाइम हमारे पास 0.01 है। तो एक्सेलरेशन आ गया -50, और 2 0 और इसमें नीचे से आके बढ़ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हाई आ गया है, जो कि आ गया है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास कितना आया था, 0.5, और एक्सेलरेशन आया है -5000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 न्यूटन माइनस का आ जाएगा। अब इन्होंने ऑप्शन में माइनस दिया है कि नहीं दिया है, इनकी चॉइस है। हाँ, अगर एक ऑप्शन -2500 होता और एक ऑप्शन 2500 होता तो -25 को चुनते, बट अभी ऑप्शन में इन्होंने माइनस साइन पे जो है वो उसको इग्नोर करते हुए आंसर दिए हैं, तो 2500 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है, और ये वाले सवाल आपको लॉज ऑफ मोशन में मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको, उसमें से मान के चलो 80-90% बच्चों के पेपर में तो एग्जैक्टली यही वाले सवाल आ जाएंगे। ये वाले मतलब वैल्यू अलग होंगी, लेकिन एक्सेलरेशन निकालना होगा, पुट करना होगा, है ना। कभी कभार क्या होगा, आपको v दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे, आपको s दे देंगे, तो सेकंड इक्वेशन से a निकालना होगा, मतलब किसी भी तरीके से a निकालना होगा, और फिर फोर्स निकालने के लिए पुट कर देंगे। ठीक है जी। द लॉ दैट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। देखो, फोर्स की परिभाषा दो थी, अगर आपको याद हो। फोर्स की पहली परिभाषा क्या थी, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। बट ये एक मैथमेटिकल परिभाषा, या फिर आप कह सकते हो क्वालिटेटिव परिभाषा नहीं थी। एक और इसका डेफिनेशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना भाई। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को भी तो हम फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स का फॉर्मूला F = ma। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो अगर आपने वन शॉट देखा है तो आपको पता है ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया, डिराइव किया यूजिंग सेकेंड लॉ। न्यूटन जी के सेकेंड लॉ से हमने इसको डिराइव किया था, है ना भाई। तो ये बहुत बेसिक है, ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन जी का सेकंड लॉ ही तो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उससे हमें फोर्स मिलता है। तो न्यूटन जी का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। और इसी के ऊपर एप्लीकेशन बनी थी कि विकेट कीपर अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप करते वक्त गद्दा या मिट्टी क्यों दी जाती है, सीट बेल्ट धीरे धीरे आपको आगे लेके आती है ताकि टाइम बढ़ जाए तो फोर्स कम हो जाए। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम सब न्यूटन जी के सेकंड लॉ से जानते हैं। डन है। चलो आओ एक और हमारे पास अगेन, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। आपको दोनों मोमेंटम निकालने हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। इफ द बॉडी ऑफ मास, तो मास ऑफ बॉडी आपको 80 kg दे रखा है, इज एक्सेलरेटेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है जिसको मैं यू मानता हूं 7 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी मुझे दे रखी है जिसको मैं वी मानता हूं, और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड इन द टाइम इंटरवल ऑफ 7 सेकेंड। तो टाइम जो उसको लगा इस पूरे प्रोसेस में, टाइम टेकन वो कितना लगा भैया, 7 सेकेंड लगा। आपको सबसे पहले तो निकालना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। पहले ये काम कर लेते हैं फिर बात की बात है। ठीक है जी, चलो आओ तो सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम का फॉर्म, पहले बात तो इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई से दिखा सकते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। मास हमारे पास 80 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 7 है। बिल्कुल है भाई, 7 ही तो थी, बिल्कुल है, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 56 आ गया, है ना, 56 से तो आ गया, 56 आ गया, 56 यानी 560 kg मीटर पर सेकंड। मेरी जीभ लपलपा गई, आगे यहाँ पे सामने सेंटर फ्रेश पड़ी हुई है, ओ माय गॉड। तो 560 kg मीटर पर सेकंड, बिकॉज मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड में होता है। अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं भैया, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये है 80 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10, तो ये आ गया हमारे पास 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमने पहला टास्क कर दिया। अब टाइम, आप सोच रहे हो कि टाइम का क्या काम है, आगे भी तो सवाल है। इन एडिशन टू दिस कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स भी निकालनी है। अब फोर्स निकालनी है तो फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, क्योंकि हम लोग फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकाल चुके हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। ऑल दो आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। आपके पास v है, u है, t है, उससे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, वो पुट कर दो। वो तो एक तरीका है, वो तो सबको आता ही है, बट क्यों ना ये तरीका भी सीखे क्योंकि ये शॉर्ट है। अब चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास 800 है माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 560 है, और टाइम हमें इस पूरे प्रोसेस में लगता है 7 सेकेंड। टाइम हमें पूरे प्रोसेस में लगता है 7 सेकेंड। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है 240 मेरे हिसाब से, है ना। इसको 7, क्योंकि 240 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्यों ना हम इसको एक बारी कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास आ गया 800 माइनस 560, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो कुछ डेसिमल वेसिमल में आ जाएगा 34.28। ये हमारे पास न्यूटन में फोर्स आ गया, है ना, ये आ गया हमारे पास। तो ये अजीब आंसर है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे आंसर भी आएंगे, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। बट हाँ, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब्जेक्टिव तरीके से ही किया करें, ऑब्जेक्टिव तरीके पे ना जाएं कभी भी, ठीक है ना, शॉर्ट में ना करें, मार्क्स कट जाएंगे। जैसे कि अब ये सवाल है, मैं चाहूंगा जल्दी से आप इस सवाल को करो। ये सवाल तो मोशन का है ही नहीं, ये तो लॉज ऑफ मोशन का है ही नहीं, ये तो मोशन का सवाल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है आपके। जल्दी से कर दो। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना बच्चों कि अगला जो आपको वन शॉट चाहिए वो किसका चाहिए। मैं सोच रहा था कि अगला वन शॉट हम ग्रेविटेशन का डालें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के ग्रेविटेशन आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के
एटम एंड मॉलिक्यूल तो नहीं आ रहा होगा, ग्रेविटेशन ही आ रहा होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे एक बारी कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दें कि कौन सा वर्ण। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन तब पढ़ूंगा, ध्यान रखना, जब आपने ये भी लिखा होगा कि जो क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे तभी। प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे दे दो। टाइम स्टैम्प देख लो कितना हुआ है। 30-40 मिनट के बीच में जो भी आएगा वो टाइम स्टैम्प देके इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। डन, ठीक है, दे दिया। चलो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आओ आंसर करते हैं। अ कार ऑफ मास, एक गाड़ी है जिसका वजन हमारे पास 100 किलो है, ठीक है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो? 20 मीटर पर सेकेंड से। सडनली अप्लाई ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आगे फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इसमें ना आपसे बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें फोर्स भी बोलना चाहिए था, है ना? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूरा नहीं है, मैं इसको पूरा कर देता हूं। ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स बाय ब्रेक्स ऑन कार, ठीक है, चलो ये भी निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास, और ये काम हुआ है 5 सेकेंड के अंदर अंदर। आपको निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो हर एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लगा लो, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन लगा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में एक्सेलरेशन तो आता ही है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे या थर्ड, और दोनों में हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो ना चाहते हुए भी आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ऑल्दो आपको फोर्स भी निकालने को बोला है तो वहां पे भी एक्सेलरेशन तो काम आएगा ही आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और टाइम हमारे पास 5 है, तो एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, चाहे आप थर्ड इक्वेशन लगा लो, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन लगा लो। तो मैं सॉरी सेकेंड इक्वेशन पे काम करता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 20 है, टाइम मेरे पास 5 है, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन मेरे पास -4 है, -4, और टाइम मेरे पास 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, सही जा रहे हैं। तो ये मेरे पास 100 आ जाएगा, सॉरी ये मेरे पास -2 × 50, तो -50 आ गया। कैलकुलेशन वगैरह देख लें, जल्दबाजी में कर रहा हूं। तो यहां पे डिस्टेंस आ जाएगा 50 मीटर। तो आई होप आप सबने 50 मीटर डिस्टेंस तो निकाल ही लिया था। डन हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखी है, वो मैंने एक क्वेश्चन में लिखी थी, आपको स्टेटमेंट के साथ काम करना है। अब हमें यहाँ पे क्योंकि फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 1000 और एक्सेलरेशन हमारे पास है -4, तो आंसर आ गया -4000 न्यूटन। एक्सेलरेशन आ गया, ओ फोर्स आ गई -4000 न्यूटन। डन है, डन हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल। इस सवाल को बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बना लो जल्दी बना लो। एक एरो है, यानी कि एक तीर है जिसका वजन 8 ग्राम है। अब ग्राम तो पसंद है नहीं, तो 1000 से आपने इसको डिवाइड कर दिया होगा, तो 0.008 kg आंसर आ गया होगा। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 160 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा वेलोसिटी है 160। और वो जाके एक पेड़ पर टकराता है और पेड़ पर टकरा के रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0। और ऐसा करते वक्त उसने कितना समय लिया है? 0.02 सेकेंड लिया है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस चल के अंदर जाएगा, और आपको फोर्स निकालनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया, देख लो आप। मास दे रखा था, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला, फिर डिस्टेंस निकाला, फिर फोर्स निकाला। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। तो मुझे तो वैसे लगता है ये होमवर्क दे देना चाहिए, बट क्योंकि इसका आंसर नहीं मैच कर पाएंगे तो जल्दी से प्लीज, अगर अभी तक नहीं किया है तो मैंने अभी आपको हिंट दे दिया है, जल्दी से सवाल बना लो बच्चों, है ना? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सवाल बनाओगे तो ये वाला। डन, चलो आओ। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। अब v हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 160 है, और टाइम 0.02 है, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया -160 इंटू में 100 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया -80 -8000
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी ज्यादा एक्सेलरेशन मतलब कि रिटार्डेशन है। सर एक्सेलरेशन तो निकालना नहीं था। अरे भाई डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब आप कोई भी इक्वेशन लगा दो, आपकी चॉइस है। मैं इस बार लगा देता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देते हैं इस बार। चलो आप फाइनल वेलोसिटी का 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 160 है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है 2। एक्सेलरेशन हमारे पास -8000 इंटू में s है, तो भैया -16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। हाँ तो 256 20 माइनस मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 8000, तो -16,000 इंटू में ऐसा आ गया। तो s की वैल्यू कितनी, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा है ना भाई। तो हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 16,000, तो आंसर आ गया 1.6 मीटर। बहुत बड़ा आंसर आया यार, इतना तो तीर नहीं चलना चाहिए। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा आया, मतलब ठीक है बट तीर जब चलेगा तो 1.25 मीटर तो पेड़ में नहीं घुस सकता, पेड़ इतना तो लंबा होता भी नहीं है। तो 25600 डिवाइडेड बाय 16123 1.6। कुछ गलती की क्या मैंने? मास क्या था? अच्छा मास की तो भी जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो ठीक होगा फिर, बाकी कैलकुलेशन देख लेना। मुझे लग रहा है मतलब प्रैक्टिकली इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए, बाकी थियोरेटिकली तो कुछ भी आ सकता है। चलो अब हमें फोर्स निकालनी है। हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास आया था 0.008 और एक्सेलरेशन हमारे पास आया था -8000। तो यहाँ पे बेसिकली 3 0 इसको इधर ले जाएंगे, 8 तो -64 न्यूटन हमारे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। डन हो गया, डन हो गया जी। चलो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आखिरी सवाल भी है। अब ये सवाल देखो मोशन को और लॉज ऑफ मोशन को कैसे जोड़ता है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक बॉल का दे रखा है। इस बॉल का आपको मास जो है वो 20 ग्राम दे रखा है, विच इज 0.02 kg दे रखा है। ठीक है, मूविंग अलोंग द लाइन। ये एनसीईआरटी का सवाल है। मैंने कहा था एक आध सवाल हो सकता है एनसीईआरटी का आ जाए, तो ये सवाल एनसीईआरटी का है। अब यहां पे आपको वेलोसिटी और यहां पे आपको टाइम दे रखा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, बच्चे नोटिस नहीं करते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी में बच्चे गलती करते हैं। यहां पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, आपको दिख भी रहा होगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, बट यहां पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है। अब सुनो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ की हाइट कितनी है? तो आंसर है 20 है, लेकिन ध्यान रखना वो 20 जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड भी कर दूंगा। अभी बेस नहीं लगा है, ये सिर्फ हाइट है, बट वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट भी, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है तो हाइट रहेगी भी माइनस में। ये दो बातों का ध्यान रखना है। जब ग्राफ नीचे आता है हाइट माइनस में होती है, और सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो हमने उसको 100 से डिवाइड भी किया। डिवाइड बाय बेस, बेस हमारे पास कितना है सेकंड में? बेस ठीक है 10 दे रखा, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसका ए पार्ट कर दिया एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद बी पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट। फोर्स निकालनी है आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 0.02 और एक्सेलरेशन कितना है? -0.02। तो माइनस में 0.0004 आ गया, जिसको आप चाहो तो 1 2 3 4 यानी 4 इंटू में 10 के पार -4 माइनस का न्यूटन भी लिख सकते हो। डन है। एक एक सवाल जो बोर्ड पे किया है बेटा, ये हीरा है, यकीन मानिएगा। हर एक सवाल को रिपीट कर लीजिएगा, खासकर ऐसे सवाल जिनमें दोनों टॉपिक्स आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। जल्द ही नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए वन शॉट का, कमेंट सेक्शन में बताना। और पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पे हम लोग, ये पहली बात तो ये सारे सवाल पेड बैच की बुकलेट के जो लाए गए उनमें से कुछ सवाल, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये 20 सवाल किए हैं, ऐसी पेड बैच में हम लोग
500 सवाल, उससे भी ज़्यादा सवाल पूरे साल में एक चैप्टर के करते हैं, उससे बाहर पेपर में कैसे ही आ सकता है। चलिए, नेवरदलेस पेड बैच में आए ना आए, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ते रहें, कहीं से भी पढ़ें, पढ़ते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताना ये कैसा लगा, सवाल कैसा लगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।